उसको रिपीट करते हैं। अंडर वाटर सैंड ड्यून्स वाटर मूवमेंट के कारण बनते हैं, वाटर करंट के साथ में बनते हैं। इनकी हाइट बहुत कम होती है, लेंथ बहुत ज़्यादा, सॉरी हाइट और वेट कम होती है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली हमारे एस्चुरियन हैबिटाट में बनते हैं, हमारे रिवर्स में बनते हैं, हमारे लेक्स में बन जाते हैं और नदी नालों में बन जाते हैं। तो इनकी जो एक्वस सब एक्वस टाइप के ड्यूम है ना, इनको कहते हैं ट्रेन ऑफ ड्यून्स, ठीक है, ट्रेन ऑफ ड्यून्स के नाम से भी इनको जानते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कोस्टल सैंड ड्यून्स। तो कोस्टल सैंड ड्यून्स नाम से पता चल रहा है कि कोस्टल एरिया पे बनेंगे। तो कोस्टल एरिया पे अगर हम नॉर्मल सैंड ड्यून्स की बात करें तो वो हमारे बनते हैं एयर मूवमेंट के कारण, लेकिन जो हमारे कोस्टल टाइप के सैंड ड्यून्स है वो एयर मूवमेंट के साथ साथ हमारे वाटर मूवमेंट, टाइडल मूवमेंट या वाटर करंट के साथ कारण भी बनेंगे। और जहाँ हम ड्राई डेजर्ट वाले हम सैंड ड्यून्स की बात कर रहे थे कि वो सैंडी सॉइल से बन रहे थे, सूखे सूखे टाइप के थे, वहीं ये वाले क्या हैं, इनका आए दिन हर दिन रोज हर पल क्या होता है, टाइडल मूवमेंट्स इनका सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये ड्राई सॉइल ना होके वेट सॉइल होती, ठीक है। तो ये सैंड ड्यून्स क्या है, वेट सॉइल होती है। तो क्या होगा, जब वेट सॉइल अक्यूमुलेट हो जाएगी एक जगह, किसके कारण, या तो वाटर मूवमेंट के कारण या हमारे तटवर्तीय हवाओं के कारण और ऑन शोर हमारी वाइंड मूवमेंट के कारण या हम कहें टाइडल मूवमेंट के कारण, तो किसका निर्माण होता है, हमारे कोस्टल सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहली बात ये वेट सॉइल होती है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन वेट सॉइल के थ्रू होता है। जब ये वेट सॉइल हमारी इकट्ठी हो जाती है, किसके कारण, टाइडल मूवमेंट, वाटर मूवमेंट और वाइंड मूवमेंट और ऑनशोर मूवमेंट के कारण, तो ये इन्हें क्या कहते हैं, हम कोस्टल सैंड ड्यून्स कहते हैं। देखिए हमारे कोस्टल सैंड ड्यून्स गीली मिट्टी का छोटा सा पहाड़ होती है, जिनका निर्माण क्या होता है, वाइड मूवमेंट के कारण, ऑनशोर यानी तटवर्ती हवाओं के कारण, या हम कहें टाइडल मूवमेंट के कारण होता है। या फिर हम कहेंगे कि अगर वाइंड, ऑनशोर और टाइडल मूवमेंट के कारण अगर गीली मिट्टी कहीं पर एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसे हम क्या कह देंगे, हमारे कोस्टल सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, when wet soil या wet sand is accumulated by वाइड मूवमेंट, ऑनशोर मूवमेंट या हम कहें टाइडल मूवमेंट, देन क्या होगा, हमारे कोस्टल ड्यून्स का फॉर्मेशन होगा। अब पहली बात, कोस्टल ड्यून्स है तो मिलेंगे कहाँ, कोस्टल एरिया पे मिलेंगे, है ना, कोस्टल ड्यून्स है तो कोस्टल एरिया पे मिलेंगे। तो अगर हम इसकी सॉइल की टेक्सचर की बात करें तो सबसे पहली बात, हमारे किसी भी टाइप के सैंड ड्यून्स है उसका कंपोजिशन कोरस टाइप का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सॉल्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है, क्योंकि टाइडल मूवमेंट से फेस करता रहता है, तो जिसकी वजह से इसमें क्या है, सॉइल्स की क्वांटिटी बहुत मिलती है। अब हम सेकंड बात करें तो ये जो हमारे कोस्टल जो सैंड ड्यून्स हैं इनकी क्या है, शेप चेंज होती रहती है लगातार, क्योंकि ये क्या है,
लगातार टाइडल मूवमेंट के टच में रहते हैं, वाइंड मूवमेंट के टच में रहते हैं, तो इनकी शेप है लगातार बदलती रहती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेड टाइप के भी होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो समर में, गर्मियों में इनकी जो स्लिप साइड है, जो इनकी, ठीक है, इनकी स्लिप साइड है वो कॉन्वेक्स टाइप की होती है। लेकिन वही अगर हम विंटर की बात करें तो इनकी कॉनकेव टाइप की हो जाएगी, ठीक है। इनकी स्लिप साइड क्या है, समर में तो हमारी कॉन्वेक्स टाइप की हो जाएगी, वहीं हम बात करें विंटर में तो इनकी जो स्लिप साइड है वो कॉनकेव टाइप की हो जाएगी। क्योंकि विंटर की सीजन में क्या होता है, इनके जो हम बात करें कि इनमें सॉइल का इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, कटाव बहुत ज़्यादा होता है, या हम कहें कि इनकी जो डिग्रेडेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है विंटर सीजन में, जिससे क्या है, इस समर में तो कॉन्वेक्स स्लिप साइड शो करते हैं और वहीं विंटर में कॉनकेव स्लिप साइड शो करते हैं। अब देखिए ये जो हमारे सैंड ड्यून्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सैंड ड्यून्स और सेकेंडरी सैंड ड्यून्स। प्राइमरी सैंड ड्यून्स और सेकेंडरी सैंड ड्यून्स। अब जो प्राइमरी टाइप के सैंड ड्यून्स है वो क्या करते हैं, जो इनमें जो सॉइल का एक्यूमुलेशन होता है, या फिर हम ये कहें कि ये जो प्राइमरी टाइप के सैंड ड्यून्स है वो हमारे बीची एरिया से या बीच के एरिया से क्या करते हैं, सैंड को पाते हैं या सैंड ऑब्टेन करते हैं। वहीं हमारे जो सेकेंडरी टाइप के सैंड ड्यून्स है वो प्राइमरी टाइप के सैंड ड्यून्स से क्या होते हैं, सॉइल को अक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, प्राइमरी टाइप के सैंड ड्यून्स है, इनके पास जो सॉइल आती है, जो सॉइल अक्यूमुलेशन होता है वो होती है बीच की सॉइल। बीच की सॉइल अगर किसी इन मूवमेंट के कारण इकट्ठी होने लग जाए तो तब क्या होगा, हमारे प्राइमरी सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होगा, या फिर हम कहें कि प्राइमरी सैंड ड्यून्स में जो सॉइल होती है वो बीच एरिया से आती है। वहीं हम बात करें सेकेंडरी टाइप के सैंड ड्यून्स है, इनमें अगर हम बात करें तो जो सॉइल होती है वो प्राइमरी सैंड ड्यून्स से आती है, ठीक है, प्राइमरी सैंड ड्यून्स से आती है। तो मान लीजिए ये पहले बीच है, बीच के बाद पहले प्राइमरी सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होगा और देन हमारे सेकेंडरी सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होगा। जब मूवमेंट होगा हवा का तो यहाँ से क्या है, सॉइल इरोजन होगा बीची एरिया से, वो क्या करेगी, एक जगह एक्यूमुलेट होकर प्राइमरी सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन करेगी, और यही प्राइमरी सैंड ड्यून से जब सॉइल का इरोजन होगा तो वो जाके सेकेंडरी टाइप के सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन करेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग इनमें क्या है, इनमें फ्लोरा डेवलप होती है। क्योंकि देखिए जो हमारे प्राइमरी टाइप के सैंड ड्यून्स है वो क्या होते हैं, लगातार वाइडल टाइडल मूवमेंट से टच रहते हैं, लहरें आती जाती रहती है, तो इनके क्या, इनमें इनकी सॉइल में क्या होती है, जो सॉल्ट की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो हमारे जो सेकेंडरी सैंड ड्यून्स है इनमें क्या होती है, जो सॉइल की क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है, ठीक है। क्योंकि ये वाले क्या है, हमारे प्राइमरी सैंड ड्यून्स ये लगातार क्या वाटर के टच में आ रहे हैं, हमारे जो ओशियन जो हमारा वाटर है उसके लगातार टच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इनको हम फोर ड्यून्स भी कहते हैं और इनको हम बैक ड्यून्स भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी इनको क्या बोलते हैं, फोर ड्यून्स भी कहते हैं और इनको बैक ड्यून्स भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम लेके चले तो हमारे सैंड ड्यून्स है बेसिकली ये मिलते हैं हमारे कैलिफोर्निया में, ठीक है, ये हमारे सबसे ज़्यादा मिलते हैं कैलिफोर्निया में। लेकिन इनके जो फॉर्मेशन है, अगर हम बात करें इनकी फॉर्मेशन की, तो जहाँ इनका फॉर्मेशन टाइडल मूवमेंट, वाइंड मूवमेंट या हम कहें ऑनशोर वाइंड्स के कारण होता है, वहीं इनमें क्या है, कुछ वेजिटेशन वगैरह है, या हम कहें ह्यूमन डिस्टर्बेंस है, या हम बात करें कि डायरेक्शन, वाइंड की डायरेक्शन वगैरह है, वो भी क्या है, इसके स्टेबलाइजेशन, रीस्टेबलाइजेशन, या हम कहें फॉर्मेशन, रीस्टेबलाइजेशन और इनके डिस्ट्रॉइंग या डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी मेन रोल प्ले करती है। तो देखिए ये तो हो गई इनकी बेसिक बात कि मतलब ये दो टाइप के हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। अब देखिए ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें एक और बात आती है कि जब सैंड ड्यून्स तुरंत जब नए नए बनते हैं तो इनमें क्या होती है, इनमें लीचिंग की प्रोसेस नहीं होती, जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो इन्हें जब बन रहे हैं, ठीक है, हम आगे पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम बात कर रहे हैं कि इससे हवा इसके पास आई, इसकी मिट्टी इसके पास आई, इसकी बात नहीं करें। जब ये शुरुआत में बनते हैं, मान लीजिए जब ये सैंड ड्यून्स बनना चालू हो रहे हैं तो शुरुआत की फेज या हम कहीं यंग टाइप के जो ड्यून्स हैं उन्हें येलो ड्यून्स भी बोलते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें येलो ड्यून्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, उनमें साल्ट कंसंट्रेशन कम होती है जब शुरुआत में बनने लगते हैं। लेकिन जब ये मैच्योर टाइप के हो जाते हैं या फिर इन्हें बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है
जब ये पुराने टाइप के हो जाते हैं, मैच्योर टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं, तो उनमें क्या है, उनमें लगातार लीचिंग की प्रोसेस होती है, साल्ट एक्यूमुलेशन होता रहता है, तो जिसकी वजह से इन्हें फिर बोलते हैं ग्रे सैंड ड्यून्स। ठीक है, ग्रे सैंड ड्यून्स, इन्हें फिर क्या बोलने लग जाते हैं, ग्रे सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है, सैंड ड्यून्स को रिपीट कर रहे हैं एक बार। जितना अभी तक हमने देखा है कि मतलब कोस्टल जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेट सॉइल का अगर एक्यूमुलेशन हो जाए इन मूवमेंट्स के कारण, तो उसे हम बोल रहे हैं सैंड ड्यून्स बोल रहे हैं। ठीक है, सॉरी कोस्टल सैंड ड्यून्स बोल रहे हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कहाँ मिलेंगे, हमारे कोस्टल एरिया मिलेंगे, या हम बात करें कि हमारे कोस्टल कोस्टल एरिया डेजर्ट में मिलेंगे। बेसिकली मिलते हैं कैलिफोर्निया में, बड़े बड़े ड्यून्स मिल जाते हैं कैलिफोर्निया में, इसके अलावा यूएस में मिल जाते हैं। तो जितना बीची एरिया होगा हमारा, वहाँ पर क्या होगी, इस टाइप के सैंड ड्यून्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम लेके चलें तो इनकी अगर बात करें तो ये सैंड ड्यून्स कहाँ बनते हैं, बीच एरिया पे, या हम बात करें कोस्टल एरिया पे, तो क्या है, इन्हें लगातार टाइडल मूवमेंट को फेस करते रहना पड़ता है, जिससे क्या होती है, इनकी शेप लगातार चेंज होती रहती है। तो अगर हम समर की बात करें तो इनकी जो स्लिप साइड है वो होगी कॉन्वेक्स टाइप की, लेकिन अगर हम विंटर की बात करें तो इनकी जो जो स्लिप साइड है वो कॉन्केव टाइप की हो जाएगी, क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, इनमें सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी साइज, इनकी जो स्लिप फेस होती है वो कॉन्केव टाइप की, अवतल टाइप की हो जाती है। वहीं हम बात करें कि जो कोस्टल सैंड ड्यून्स है, इसको हमने प्राइमरी और सेकेंडरी टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्राइमरी सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, ये जो सॉइल एक्यूमुलेशन होता है वो बीच बीच की जो रेत होती है उनका सॉइल एक्यूमुलेशन होता है, तब जाके प्राइमरी सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो सेकेंडरी सैंड ड्यून्स है, वो जो सॉइल पाते हैं वो प्राइमरी सैंड ड्यून्स की ही सॉइल होती है। जैसे कि ये हमारा बीच एरिया है, ये हमारा प्राइमरी सैंड ड्यून्स है, ये हमारा सेकेंडरी सैंड ड्यून्स है। तो जब वाइंड एरिया आएगी, जब हमारी वाइंड मूवमेंट आएगी, तो क्या होगा, यहाँ से जो बीच की जो सॉइल है वो क्या होगी, यहाँ से इरोज होकर यहाँ इकट्ठी होने लग जाएगी, जिससे क्या होगी, जो हमारे प्राइमरी सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होगा। जो जबकि हमारे सेकेंडरी सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन में क्या होगा, ये प्राइमरी सैंड ड्यून्स की ही सॉइल क्या होगी, पीछे की ओर इकट्ठी होने लग जाएगी, जिसके बाद में सेकेंडरी सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। सेकेंड हम बात करें तो जो प्राइमरी जो सैंड ड्यून्स है इनको फॉल ड्यून्स भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, इन्हें लगातार क्या, इन्हें लगातार हमारे क्या है, जो टाइडल मूवमेंट है, ओशियन वाटर है, इनका लगातार फेस करते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें जो हमारे सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, या हम कहें सॉइल लीचिंग की प्रोसेस ज़्यादा होती है, और इनमें क्या सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें फॉल ड्यून्स बोलते हैं। जबकि पीछे वाले जो ड्यून्स हैं, जो हमारे सेकेंडरी सैंड ड्यून्स है, इनमें क्या होती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट हम लेके चले तो जब सैंड ड्यून्स बनने लगते हैं, जब सैंड ड्यून्स यंग टाइप के होते हैं, जब उनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होती है, तो उनको येलो सैंड ड्यून्स बोलते हैं। वहीं जब वो मैच्योर टाइप के हो जाते हैं, उन्हें बने हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, जब उनमें लीचिंग की प्रोसेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन हो जाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ग्रे सैंड ड्यून्स कहते हैं। इसके बाद देखिए, हम सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन की बात करें तो सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन में हमारे वाइड मूवमेंट, ऑन शेयर वाइंड और टाइडल मूवमेंट, इनकी डायरेक्शन वगैरह ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये क्या है, जब हमारे, अब हम सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उनके फ्लोरा फ्यूना, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, एक साथ लेके चल रहे हैं। उसकी मतलब मॉर्फोलॉजी भी, सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी, और वहाँ पर फ्लोरा कैसी मिल रही है या वेजिटेशन पैटर्न कैसा है, इन सबको हम अब एक साथ में लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी सैंड ड्यून्स है उसका फॉर्मेशन में कौन कौन, हमारी वाइंड मूवमेंट, वाइंड की डायरेक्शन, और हम बात करें कि हमारी तटवर्ती हवाएं, कोस्टल ड्यून्स है। ठीक है, चलो पहले हम सिर्फ ड्यून्स की बात करते हैं। ठीक है, ड्यून्स की बात करें तो हमारे वाइंड की मूवमेंट, वाइंड की डायरेक्शन, वाइंड वेलोसिटी, और हम सॉइल इरोजन, सॉइल सेडिमेंट्स की अवेलेबिलिटी और लैंड, ठीक है, लैंड डायरेक्शन, ये सब क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर हम वही कोस्टल ड्यून्स की बात करें तो इन सब के साथ में हमारे ऑनशोर मूवमेंट, या हम कहें तटवर्तीय हवाएं, या हम टाइडल मूवमेंट, या हम कहें कि वेव्स की मूवमेंट, उनकी डायरेक्शन ये भी इंक्लूड हो जाती है। क्योंकि अगर इनके फॉर्मेशन, कोस्टल ड्यून्स के फॉर्मेशन में हमारे वाइंड मूवमेंट के साथ साथ वाटर मूवमेंट भी और उसका डायरेक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन से उसके रीस्टेबलाइजेशन, ठीक है। देखिए ट्रांसपोर्टेड सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, एक जगह से सॉइल इरोज होकर दूसरी जगह इकट्ठी होती है, एक्यूमुलेट होती है, ये तो ठीक है ना। एक जगह से सॉइल इरोज होती है और दूसरी जगह जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, तो हम उसको कह सकते हैं सैंड ड्यून्स का रीस्टेबलाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ड्यून की जो सॉइल है वो एक जगह से हटकर दूसरी जगह इकट्ठी हो रही है, तो वो उसी सैंड ड्यून्स का रीस्टेबलाइजेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन से लेकर उसके रीस्टेबलाइजेशन और उसके डिस्ट्रॉइंग में, ठीक है, उसके डिस्ट्रॉइंग में तीनों जो प्रोसेस है उसमें क्या है, हमारी वाइंड मूवमेंट, हमारी जो वाटर मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं हम अगर कोस्टल ड्यून्स की फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें भी हमारी जो पुरानी वाली तीन चीजें हैं वही सबसे मेन है। फर्स्ट हमारी क्या है, अगर हमारे पास सॉइल होनी चाहिए, प्रॉपर हमारे पास सॉइल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर वाइंड वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, वाइंड वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो इसके साथ साथ वाइंड वेलोसिटी के साथ हमारे या वाटर मूवमेंट पे इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर सॉइल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर वाइंड वेलोसिटी होनी चाहिए, इतनी तेज हवा होनी चाहिए कि वो क्या है सॉइल को इरोज कर सके और अपने साथ सॉइल को ले जा सके। वहीं हमारे पास एक लैंड होना चाहिए, खाली लैंड होना चाहिए जहाँ पर क्या है उस जो सॉइल है उसको एक्यूमुलेट कर सके, ठीक है। तो हमारी क्या है, हमारे कोस्टल ड्यून के फॉर्मेशन में भी ये तीनों चीजें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए ये तो हो गई बात इनके फॉर्मेशन की, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इनके डिस्ट्रॉइंग की बात करें या इन्हें नष्ट करने की बात करें, ठीक है, या फिर हम इन्हीं के कोस्टल ड्यून के सॉइल इरोजन की, इनको खत्म करने की बात करें, तो यही जो मूवमेंट है वही हमारे क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि देखिए हवा की डायरेक्शन, अगर हवा की डायरेक्शन हम बात करें, वाइंड की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अगर वही वाइंड हमारी क्या अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या होगा, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा और जो हमारे ड्यून्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो इनके साथ साथ हमारे क्या है, वेजिटेशन, ह्यूमिडिटी और ह्यूमन और अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो इनके साथ साथ ये चार जो मेन पॉइंट्स हैं ये भी क्या करते हैं, हमारे जो सैंड ड्यून्स है उसको डिस्ट्रॉय करने में या हम कहें उनको खत्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ आप जानते हैं अगर वेजिटेशन होगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट्स में क्या करते हैं, सॉइल को बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से क्या है सॉइल इरोज नहीं हो पाती है। और इसलिए क्या है, हमारे जो डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं। तो क्या होता है, वेजिटेशन है ये क्या करती है, सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। वहीं हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो आप देखिए ह्यूमिडिटी में अगर हमारे जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उसका कटाव कम हो जाता है ना। एक तो सूखी मिट्टी हवा के साथ उड़ के जाए वो बात अलग, और एक गीली मिट्टी हवा के साथ उड़ के जाए तो कौन सी ज़्यादा जाएगी, ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो क्या होगी, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी या हम बात करें नमी की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो भी सॉइल इरोजन को रिड्यूस करेगी, जिसकी वजह से सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ह्यूमन डिस्टर्बेंस, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में कहीं ना कहीं घुस के आ ही जाती है, ठीक है। तो ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी हम बात करें तो आप जानते हैं बीची एरियाज पर, हम कैलिफोर्निया का बीच सबसे बड़ा होता है, वहाँ पर क्या है लगातार कोई ना कोई आता जाता रहता है, दिन भर कोई ना कोई तो नहीं जाता है। तो ये क्या ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी, और इसके अलावा कुछ ह्यूमन ने कुछ ऐसी प्लांट स्पीसीज लाई है जो कि क्या है, कुछ नेटिव प्लांट स्पीसीज को मतलब हटाकर कुछ इनवेसिव या बाहर की प्लांट स्पीसीज लाई है जो कि अपना काम तो बहुत कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से करती हैं, उसके साथ साथ जो ड्यून्स के फॉर्मेशन है उनको भी इनहिबिट करती है। क्योंकि इनका जो एक्सटेंशन होता है, जिनका विस्तार होता है, या फिर हम बात करें इनकी फैलने की कैपेसिटी है, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लैंड एरिया को कवर कर लेती है। नेक्स्ट हम बात करें तो अर्बनाइजेशन या हम कहें शहरीकरण, तो क्या है बीची एरियाज पर भी लोग अब घर बनाने लग जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है उस वजह से क्या होती है, हमारी जो सॉइल ड्यून की जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की वो इनहिबिट होती है। तो देखिए कुछ हमारे जो ये तीन जो है ह्यूमिडिटी,
ह्यूमन डिस्टर्बेंस और अर्बनाइजेशन, ये तो क्या है हो गए कि मतलब अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो सॉइल इरोजन की बंद हो जाएगी और सैंड ड्यून्स क्या उनके फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। वहीं हम ह्यूमन डिस्टर्बेंस की बात हो गई और अर्बनाइजेशन की बात हो गई। तो अब देखिए ये वेजिटेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या फ्लोरा इंक्लूड हो जाएगी। तो हम कोस्टल ड्यून्स की बात करें तो स्पेशली बात है कोस्टल ड्यून कोस्टल एरिया पे बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कोस्टल ड्यून कहाँ मिलते हैं तो इसमें हम अपने यूएसए, कैलिफोर्निया, ठीक है, इनको इंक्लूड कर सकते हैं, यूएसए और कैलिफोर्निया। तो देखिए यूएसए और कैलिफोर्निया में क्या है, गार्डनिंग करने के लिए कुछ इनवेसिव या कुछ बाहर की स्पीसीज लाई थी, ठीक है, कुछ इनवेसिव स्पीसीज लाए थे बाहर की स्पीसीज। तो वो क्या है, गार्डनिंग के लिए या हम कहें हॉर्टिकल्चर के लिए कुछ स्पीसीज लाए थे। तो वो क्या है, उनकी जो एक्सटेंशन कैपेसिटी है या हम बात करें कि फैलने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या है, गार्डनिंग की जगह तो फैली, साथ साथ में क्या है हमारे कोस्टल ड्यून्स है या हमारे जो ड्यून्स एरिया है उस पर भी क्या है फैल गई, जिसमें हम कार्पोप्लोटस एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कार्पोप्लोटस एल्बिस ये एक वैरायटी है, इनवेसिव स्पीसीज है जो कि हॉर्टिकल्चर के लिए लाए थे यूएसए और कैलिफोर्निया में, ठीक है, गार्डनिंग के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए। तो ये क्या है, इसकी एक्सटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये गार्डनिंग के साथ साथ जो ड्यून्स एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी फैल गई है। इसके अलावा हम अमोफेलिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये है हमारी सेकंड वैरायटी। देखिए हमारी एक तो पहली हो गई कार्पोप्लोटस एल्बिस और दूसरी हो गई हमारी अमोफिलिया अरेनेरिया, ठीक है, ये आर है और ये ए है। तो ये क्या है, अमोफिलिया अरेनेरिया। इसके भी कुछ हालचाल ना कुछ इनके जैसे ही है, ठीक है, कार्पोप्लोटस के जैसे हैं। तो क्या है, ये दोनों जो वैरायटी है कार्पोप्लोटस एल्बिस, ये तो क्या है यूएसए और कैलिफोर्निया में लाई गई थी। वहीं हम बात करें अमोफिलिया की तो इन जी को लाए थे यूरोप में, ठीक है। ये जो महाशय हैं महोदया हैं तो इनको क्या है, इनको लाए थे यूरोप में, दोनों को लाए थे हॉर्टिकल्चर के लिए। लेकिन ये हॉर्टिकल्चर तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन इसके साथ साथ ही क्या है, इन्होंने नेटिव जो स्पीसीज है वहाँ की मूल जो प्रजातियाँ हैं उनको भी हटा दिया और अच्छी तरह से वहाँ पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इनकी जो एक्सटेंशन जो कैपेसिटी है, जो फैलने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से क्या है ये हॉर्टिकल्चर में तो यूज़ आई। इसके अलावा जो सैंड ड्यून्स वाला एरिया है उसको भी कवर कर लिया और वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है, वहाँ की जो घरेलू जो प्रजातियाँ थी, वहाँ की जो मूलभूत जो प्रजातियाँ थी, जो उनका एक्चुअली घर था जहाँ पर, उनको भी हटा के खुद जी ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है वेजिटेशन की एग्जाम्पल है जिन्होंने क्या है सैंड ड्यून्स की जो फॉर्मेशन है उनको प्रिवेंट किया, जिसमें क्या है ये दोनों प्लांट स्पीशीज है हमारी कैपोप्लोटस एल्बिस और यूरोप, जिसको लाए थे यूएसए कैलिफोर्निया में, और एमोफिलिया अरेनेरिया इनको लाए थे यूरोप में हॉर्टिकल्चर के लिए। लेकिन इन्होंने क्या है वहाँ की नेटिव स्पीसीज को क्लियर करके और सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया। और अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमारी एक और जगह आती है पॉइंट वेयर,
ठीक है, सॉरी पॉइंट रेयस। अब ये जो पॉइंट रेयस जगह है ये है हमारी कैलिफोर्निया की ही, ठीक है, ये जो हमारी पॉइंट रेयस जगह है ये है कैलिफोर्निया की। यहाँ पर भी क्या है, इन जैसे ही हाल है। अगर हम बात करें हमारे ड्यून्स पर किस टाइप की फ्लोरा या फ्यूना मिल सकती है, तो उसमें हम कॉटन वीड्स ले सकते हैं, येलोइश ले सकते हैं, येलो क्रीपर ले सकते हैं। तो देखिए ये कुछ हमारी कुछ ऐसे मान के चलिए कुछ यंग ड्यून्स पर मिलने वाली, यंग ड्यून्स और लीचेड ड्यून्स या हम कहें ग्रे ड्यून्स पर मिलने वाली कुछ प्लांट की वैरायटी है, प्लांट की स्पीसीज है जो कि क्या करती है, आराम से सैंड ड्यून्स को कवर कर लेती है और सैंड ड्यून्स की जो फॉर्मेशन है उनको प्रिवेंट करती है, ठीक है। जैसे हमारी क्रीपर विलो हो गई, कॉटन ग्रास हो गई, येलो ट्रिस हो गई, रीड फ्रियस हो फ्यूस से होगी और हमारी रश हो गई, इसके अलावा हमारी हेटरजैक हो गई, शी होली हो गई और बटर कैप हो गई, ठीक है। ये कुछ वेराइटीज हैं जो आसानी से जो यंग ड्यून्स हैं उनको कवर कर लेती है, ठीक है। ये क्यों, कौन सी यंग ड्यून्स को कवर करती हैं और क्या करती हैं, हमारे जो कोस्टल ड्यून्स के फॉर्मेशन को है वो प्रिवेंट करती है। इसके अलावा अगर हम लेके चले कि देखिए बात हो रही है फ्लोरा की कि यहाँ पर कौन कौन सी फ्लोरा मिल सकती है यंग ड्यून्स पर, फिर हम बात करें फ्यूना की तो आप जानते हैं कि कोस्टल ड्यून पर कौन कौन से जानवर मिल सकते हैं। इसमें हमारा क्रैब्स आ सकता है, प्लेटीहेलमिंथेस के कुछ मेंबर्स मिल सकते हैं जो बिल्स में रहते हैं, इसके अलावा मॉलस्क वगैरह मिल जाते हैं ना, मॉलस्क वगैरह, स्टारफिश की बात हो सकती है, क्रैब्स की बात हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ फ्यूना है वो भी हमारे क्या है मिल जाते हैं, किस पर, हमारे सैंड ड्यून्स पर। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए वेजिटेशन मिल गई, फ्यूना होगी। अब बात आती है हमारी ये तो क्या है, हमारी वो वैरायटीज हैं जो हमारे फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स को प्रिवेंट करती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, फिर उनके फॉर्मेशन पढ़ लिया, फिर उनके फॉर्मेशन को कौन कौन प्रिवेंट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, उनके पॉइंट्स देखिए, वो प्लांट वैरायटीज देख ली जो कि क्या है इनहिबिट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ हमारी खत्म हुई मॉर्फोलॉजी, फॉर्मेशन और जो इनके फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रही है उनकी बात।